हेलो स्टूडेंट्स, आइकॉनिक एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आज अपन इसमें देखने वाले हैं इसका कुछ बेसिक और फिर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी होती क्या है, किसे कहते हैं भाई? जी, ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के सभी महत्वपूर्ण वर्गों को देश के शासन संचालन में स्थायी साझेदारी प्राप्त होती है, वही क्या होती है? सत्ता की साझेदारी होती है। भाई, कोई भी देश होता है उसमें शासन व्यवस्था चलती है, तो उसमें शासन में जितने भी जो वर्ग होते हैं वो क्या लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं। वही क्या हुआ है? सत्ता की साझेदारी है। अब देखो, आपके जो चैप्टर में है इसमें दो देशों के बारे में बताया गया है, उनकी कुछ कहानियां बताई गई हैं, जिसकी वजह से अपन उनको अच्छी तरीके से इसको समझ सके। तो सबसे पहले है बेल्जियम की कहानी। देखो, बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है? 1 करोड़ से कुछ अधिक है। यानी जो अपने हरियाणा राज्य है, इस हरियाणा राज्य से भी ये क्या है? छोटा है। और जनसंख्या की दृष्टि में भी ये हरियाणा से क्या है? छोटा है। देखो, इस बेल्जियम की राजधानी जो है वो है ब्रुसेल्स। अब देखो, इस बेल्जियम में भी क्या था? जो जातीय बनावट है वो इसकी क्या है? बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें जो इसका एक शहर है फ्लेमिश, इस शहर में 59% निवासी लोग जो है इसमें निवास करते हैं और वो लोग डच भाषा बोलते हैं। अब दूसरा जो शहर है वो है वेलोनिया, और वेलोनिया में जो है वो 40% लोग निवास करते हैं और ये लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा। बाकी जो शेष 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। अब देखो, इसकी जो राजधानी ब्रुसेल्स है, इस राजधानी ब्रुसेल्स में 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। लेकिन इस देश में अल्पसंख्यक जो फ्रेंच लोग हैं वो क्या हैं? ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं डचों से। डच लोगों से ज्यादा समृद्ध हैं और ज्यादा क्या है? ताकतवर हैं। इसी की वजह से 1950 और 1960 के दशक में इन लोगों के बीच में तनाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। यानी जो फ्रेंच लोग हैं वो डच लोगों पर क्या करने लगे? अपने अधिकार जमाने लगे, जिसकी वजह से डच लोगों ने इनका क्या कर दिया? विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते करते 1950-60 के दशक में इनके बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया? 1970 से 1993 के बीच में 4 संविधान संशोधन किए। और वो संविधान संशोधन कौन से थे? ऐसे थे जिनमें कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे से वो डच हो चाहे से फ्रेंच हो, उसको बेगानापन नहीं लगे। बेगानापन का मतलब सभी व्यक्ति जो हैं वो क्या करें? उस देश में मिलजुल कर आपस में रह सके। इसी के मकसद से उन्होंने क्या किए? 4 संविधान में संशोधन किए। अब देखो, वो 4 संविधान में संशोधन कौन कौन से? पहला कौन सा है? केंद्र में क्या है? डच और जो फ्रेंच भाषी मंत्री हैं उनकी संख्याओं को क्या कर दिया? सम्मान कर दिया। भाई, कोई भी शासन है उसमें जो प्रमुख सरकार होती है वो केंद्र की होती है, तो केंद्र में जितने भी जो मंत्री बैठेंगे उन मंत्रियों में जितने मंत्री फ्रेंच भाषी के होंगे उतने क्या होंगे? डच भाषा के भी होंगे। पहला नियम उन्होंने क्या कर दिया? संविधान में पहला संशोधन ये कर दिया। दूसरा क्या किया? देखो क्या है? केंद्र की अनेक शक्तियां। भाई, कोई केंद्र जो है, केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं उसकी बहुत सी शक्तियों को उन्होंने क्या कर दिया? जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, अब देखो क्षेत्रीय सरकारों को उन्होंने क्या कर दिया? क्षेत्र सरकारों के अधीन कर दिया। क्षेत्रीय सरकारें होती क्या चीज है? जैसे अपने भारत में क्या है भाई, कोई भी देश होता है, संघीय देश होता है, तो उस संघीय देश में क्या होती हैं? क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। और अलग अलग देशों में इन क्षेत्रीय सरकारों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार है अपने, और केंद्र सरकार जो है वो अपनी शक्तियां फिर किनको दे रखी है? क्षेत्रीय सरकारों को, जिनको अपन भारत में किन नाम से जानते हैं? राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी क्या कर दिया? अपने जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो क्षेत्रीय सरकारों के अधीन कर दी। तीसरा नियम जो है वो ये क्या लेके आए? तीसरा जो संशोधन था वो था कि जो राजधानी ब्रुसेल्स थी,
उसमें इन्होंने क्या कर दी, अलग से सरकार बनाई, और इस सरकार में जो दोनों समुदाय हैं उनको क्या दिया गया, सम्मान प्रतिनिधित्व दिया गया। दोनों समुदाय कौन से, डच और फ्रेंच, यानी जितना प्रतिनिधित्व है डच करेंगे उतना ही कौन करेंगे, फ्रेंच लोग करेंगे। अब देखो इनका जो चौथा संविधान संशोधन है वो क्या है, यहां पर देखो एक सरकार और है, वो है तीसरे स्तर की सरकार। और इस तीसरे स्तर की सरकार क्या थी भाई, इन्होंने इस तीसरे स्तर की सरकार के बाद में क्या कहा कि इस तीसरे स्तर की सरकार में यहां पर ये लोग अपने समुदायों के अनुसार क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। जैसे डच समुदाय है तो वो डच लोग क्या कर सकते हैं, अपने समुदाय के अनुसार सरकार बना सकते हैं। फ्रेंच लोग हैं वो अपने समुदाय के अनुसार सरकार बना सकते हैं। और जो जर्मन लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, जो जर्मन भाषा बोलते हैं वो भी अपने समुदाय के अनुसार सरकार बना सकते हैं। और इन लोगों को अलग से कुछ अधिकार दिए गए, और वो अधिकार क्या थे कि ये अपनी संस्कृति, शिक्षा, अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा को, संस्कृति, शिक्षा और भाषा के लिए क्या कर सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये इस प्रकार से 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम सरकार ने 4 संविधान संशोधन किए। अब देखो इसी में से अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्या है, बेल्जियम जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, बेल्जियम की जनसंख्या कौन सी है, बेल्जियम में कौन सी भाषाई, मतलब कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, डच भाषा, फ्रेंच और जर्मन, 3 भाषाएं बोली जाती हैं। आगे देखो इसमें जैसे आ सकता है कि जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसमें कितने % लोग फ्रेंच रहते हैं, कितने % डच रहते हैं, या बहुसंख्यक लोग कौन से भाषाई समुदाय के हैं, अल्पसंख्यक लोग कौन सी भाषाई समुदाय के हैं। इसके अलावा ऐसे आ सकता है कि कौन से दशक में बेल्जियम में तनाव बढ़ना स्टार्ट हुआ। इसके अलावा अपने को जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऐसे पूछ सकता है कि 1970 से 1993 के बीच जो इन्होंने 4 संविधान संशोधन किए उन संविधान संशोधनों को बताइए। इस प्रकार से इस बेल्जियम की कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन अपने सामने निकल कर आते हैं। इसी प्रकार अब आप देखो अपन देखते हैं आगे श्रीलंका की कहानी। तो देखो अपन ने बेल्जियम का देख लिया, अब देखते हैं अपन श्रीलंका का। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी 1948 में। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और इसकी जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ के आसपास है। अब देखो श्रीलंका में सामाजिक समूह कौन से हैं। श्रीलंका में सामाजिक समूह है सिंहली और तमिल। सिंहलियों की संख्या है 74% और तमिल है 18%। इसमें देखो तमिल 2 हैं, कौन से, एक तो जो श्रीलंकाई मूल के हैं वो तो हैं श्रीलंकाई तमिल, वो हैं 13%। दूसरे हिंदुस्तानी तमिल जिनकी कितनी है, जनसंख्या है 5%। हिंदुस्तानी तमिल यानी जब औपनिवेश काल था, यानी जब अपने ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था तो उस टाइम में कुछ लोगों को यहाँ से हिंदुस्तान से क्या लेके गए, श्रीलंका लेके गए मजदूरी करने के लिए। तो वहां पर उन लोगों के वंशज क्या है वहीं पर रहने लग गए, तो वो तमिल है, हिंदुस्तानी तमिल जो है 5%। अब देखो धर्म, धर्म सिंहली जो सिंहली जाति के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिल हैं उसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ क्या है, मुसलमान हैं। तीसरा धर्म जो है वो है ईसाई। ईसाई धर्म के 7% लोग रहते हैं, उनमें तमिल भी हैं और सिंहली भी है, दोनों जातियों के लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। ये था श्रीलंका के बारे में बेसिक। अब देखो श्रीलंका में हुआ क्या था भाई। अपन पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, जिसमें अपन ने बेल्जियम में देखा कि वहां पर जातीय विद्रोह हुआ, जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, विद्रोह किया गया। वही कहानी श्रीलंका की है। श्रीलंका में भी सिंहली जाति के लोग ज्यादा थे और तमिल लोग क्या थे, कम थे। तो अब देखो इसमें भी क्या आ गया, बहुसंख्यकवाद आ गया। बहुसंख्यकवाद यानी जहां पर क्या होती है, किसी एक जाति विशेष की ज्यादा संख्या होती है तो वो क्या करते हैं, जिनकी कम होती है उनके ऊपर अधिकार चलाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1956 में श्रीलंका में एक नया कानून आया और उस नए कानून के तहत सिंहली जो भाषा है उसको उन्होंने क्या कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। और इसी कानून के तहत जो सिंहली जाति के जो लोग थे उनको विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई।
तीसरी बात जो है वो क्या है, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को बढ़ाने का इन्होंने क्या किया, फरमान जारी कर दिया कि भाई आपको क्या करना है, भाई जो भी लोग जैसे जो तमिल थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, ईसाई थे, तो इन धर्मों की बजाय इन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। अब देखो इसकी वजह से जो अल्पसंख्यक तमिल थे उन्होंने क्या कर दिया, इसका विद्रोह कर दिया। वो लोग क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, क्योंकि उनके अधिकारों का इन्होंने क्या कर दिया, हनन करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अधिकार जलाना शुरू कर दिया। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, तमिलों ने उनसे नाराज होकर अपनी एक अलग से राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। और राजनीतिक पार्टियां बनाने के बाद में उन्होंने क्या की, अपनी अलग से एक तमिल सरकार करने की, अलग से तमिल सरकार बनाने की मांग की, जिसको लेकर अनेक राजनीतिक जो संगठन थे उनका क्या हुआ, उदय होना स्टार्ट हो गया। और इसमें ये जो लोग हैं, ये इनका जो गृह युद्ध का रूप वहां पर इन्होंने धारण कर लिया। और ये जो गृह युद्ध है वो चला सन 2009 तक। 2009 में जाकर इस गृह युद्ध का क्या हो गया, अंत हो गया। अब देखो आपके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो कंप्लीटली इसी में से बनने वाले हैं। जैसे अपने आ सकता है कि जैसे श्रीलंका की स्वतंत्रता कब मिली, श्रीलंका में कौन सा जो समुदाय किस समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, तमिल लोगों का भाई तमिल लोग कितने परसेंट हैं, ईसाई लोग कितने परसेंट हैं, कौन जो नया कानून लाया गया था 1956 में, उस कानून के तहत क्या कहा गया था, या जो नया कानून लाया जिसमें सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, वो कानून कब आया था। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गृह युद्ध का अंत कब हुआ, या गृह युद्ध क्या होता है। देखो गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध होता है जब किसी राष्ट्र के अंदर उसी राष्ट्र के लोग क्या हो जाए हैं, किसी बात को लेकर आपस में क्या करना, झगड़ा करना स्टार्ट कर दे, उनके बीच में वाद विवाद हो जाए और वो जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, गृह युद्ध होता है। ये सत्ता की साझेदारी में अपन ने दो उदाहरण देखे, श्रीलंका के और तमिल के। अब देखो अपन देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। देखो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते। कोई भी देश है, उसकी शासन व्यवस्था है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। उसमें क्या हो सकती है, उसकी साझेदारी की जा सकती है। साझेदारी कैसे, जैसे अपन ने पढ़ा श्रीलंका और बेल्जियम में जातीय समूह के आधार पर क्या चल रहा था, वहां पर तनाव हुआ। अब देखो कोई भी देश होता है उसमें सत्ता की साझेदारी उसके लिए क्यों जरूरी होती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग जातियों के अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और उनके बीच में आपसी जो सामंजस्य है वो बना रहे, इसलिए क्या है, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। जैसे अपने क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। भाई लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें रहने वाले जितने भी जातीय समूह है उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं आता है सत्ता की साझेदारी से, क्योंकि उन सभी लोगों को क्या होता है, बराबर अधिकार होता है कि वो उस देश की शासन व्यवस्था में क्या ले सकते हैं, बराबर भाग ले सकते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के लाभ बताइए। तो सत्ता की साझेदारी के जो लाभ हैं वो अपने आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर इसके आंसर दिया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप वहां पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा देखो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, समझाइए। भाई जैसे कोई भी देश है उसमें क्या है, सत्ता चल रही है, कोई भी शासन व्यवस्था चल रही है, तो आपको पता है कि देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसमें चलाने के लिए जैसे 3 अंग अपने देश में दिए गए हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। अब देखो इन तीनों के अंगों के बीच में क्या है, अलग अलग जो इनका कार्यभार है वो तीनों का अलग अलग है और ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अपने कानून में अब ऐसा जो अपना संविधान है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि इन जो ये 3 समूह है, जो अपने सत्ता के जो 3 अंग हैं, ये 3 अंग कभी भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका करता है।
लेकिन जो अपनी कार्यपालिका है, अगर वो अपनी मनमर्जी करती है, अपने मन मुताबिक कोई कानून बना देती है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? न्यायपालिका की होती है। इसी आधार पर जैसे अपने क्या है, जो सत्ता की साझेदारी में, जैसे मान लो कोई भी अलग अलग जैसे दबाव समूह है या कोई भी आंदोलन चल रहा है, तो इन आंदोलनों और दबाव समूह के द्वारा भी क्या किया जाता है, किसी भी राष्ट्र में सत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं से नए नए राजनीतिक दलों का क्या होता है, उदय होता है, और वही आगे चलकर क्या करते हैं, एक देश की सफल शासन संचालन के लिए ये उसमें क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके जो जितने भी इसमें चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां पर जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। और इसी के साथ अपन जो है वो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो सभी जो है वो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।